चलो, तो एक बिल्कुल नया चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज को हम लोग एपी एंड जीपी के नाम से बोलते हैं। ठीक, सीक्वेंस एंड सीरीज एपीजीपी बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इजी सा चैप्टर है और एग्जाम में इसकी वेटेज कम से कम 4 to 5 मार्क्स लगा दिया। ठीक, तो 4 to 5 मार्क्स, 100 में से 4 to 5 मार्क्स और फ्री के नंबर देखे जाएगा। कुछ मुश्किल नहीं है इस चैप्टर में, बहुत ही आसान सी चीज है, बहुत आराम से हम इसमें आराम से अपनी स्कोर कर पाएंगे। ठीक, तो बात करते हैं कुछ चीजों की। जैसे सबसे पहले एक टर्म आई हमारे पास, सीक्वेंस। क्या मतलब होता है सीक्वेंस का? सीक्वेंस से कुछ समझते हो? सीक्वेंस वर्ड से बताओ। एक के बाद एक, जैसे हम लोग बोलते हैं, जैसे मान लो एक ग्रुप है, मैंने उनसे बोला कि एक सीक्वेंस में खड़े हो जाओ, यानी कि सीक्वेंस में खड़े हो जाओ मतलब एक के बाद एक खड़े हो जाओ। ठीक, अब अगर मैं तुम्हें बोलूंगा कि मान लो 10 बच्चे खड़े हैं, अगर मैंने उनसे बोला सीक्वेंस में खड़े हो जाओ, तो वो सीक्वेंस कैसे बनाएंगे? कोई भी कहीं भी खड़ा हो जाएगा या फिर एक पर्टिकुलर सीक्वेंस चलेगी कि सबसे छोटी हाइट वाला आगे, उससे बड़ा पीछे, उससे बड़ा पीछे, उससे बड़ा पीछे। एक पर्टिकुलर फॉर्मेट फॉलो करेंगे कि हाइट वाइज खड़े हो गए या फिर किसी और चीज की तरीके से, बट एक तरीका रहेगा उनके बीच में खड़े होने का। ऐसे ही हमारे मैथ्स में एक सीक्वेंस होता है, ऐसे ही हमारे मैथ्स में सीक्वेंस होता है जिसमें कुछ नंबर्स लिखे होंगे और उन नंबर्स के बीच में एक तरीका फॉलो हो रहा होगा, उन नंबर्स के बीच में एक तरीका फॉलो हो रहा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैंने बोला 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, अगला क्या होगा? 16। अगला क्या होगा? 16। सिंपल, क्योंकि अगर मैं सब में दो दो का गैप रख रहा हूँ तो 14 के बाद अगला क्या आएगा? 16 आएगा। तो ये क्या है? एक सीक्वेंस है। ये क्या है? एक सीक्वेंस है। बट अगर मैंने कुछ भी नंबर लिखने शुरू कर दिए, 1, 7, 5, 31, 38, 52, क्या अगला नंबर गेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने ऐसे रैंडमली कुछ लिए, कोई सीक्वेंस थोड़ी फॉलो हो रहा है इनके अंदर, ऐसे कुछ भी नंबर लिखे हुए हैं, तो हम अगला नंबर जज नहीं कर सकते। तो मैं इसको सीक्वेंस नहीं बोलूंगा। मेरे लिए सीक्वेंस क्या होगी? ये, जहां पर मेरा एक नंबर फॉलो हो रहा होगा, एक तरीका फॉलो हो रहा होगा, वो मेरे लिए क्या कहलाएगी? सीक्वेंस कहलाएगी। वो मेरे लिए क्या कहलाएगी? सीक्वेंस। ठीक है ना? तो जहां एक फॉर्मेट फॉलो हो रहा होगा, जहां पर एक वो स्टेप्स फॉलो कर रहे होंगे, वही सिर्फ मेरे लिए क्या होगा? सीक्वेंस। बात समझ आ रही है? ठीक, तो ये होता है सीक्वेंस जहां पर एक ट्रेंड फॉलो हो रहा हो। जैसे फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, तो नेक्स्ट क्या आएगा? 24। नेक्स्ट क्या आएगा? 24। क्या सर मल्टीपल्स में चलेगा? ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे मान लो मैंने लिखा 1, 5, 9, 13, 17, 21, अगला बता सकते हो? 25। क्यों? देखो, हर एक में चार चार बढ़ते हुए जा रहे हैं। एक में 4 प्लस किया 5, 5 में 4 प्लस किया 9, 9 में 4 प्लस किया 13, 13 में 4 प्लस किया 17, 17 में 4 प्लस किया 21, 21 में 4 प्लस किया 25। ठीक, तो ये हमारा क्या रहेगा? सीक्वेंस यही है कि आपको ना देखना है कि इसमें क्या चीज फॉलो हो रही है। ठीक, या तो टेबल में चल रहा होगा, लाइक मल्टीपल सेम होगा, या फिर डिफरेंट सेम होगा, दोनों में से कोई भी एक चीज हो सकती है। ठीक, अगर मैं बोलूं एक और सीक्वेंस की बात करूं, अगर मैंने 1 लिखा, फिर 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, 32, 64, 128, क्या होगा अगला? 256। 128 का डबल हो जाएगा, यानी कि 256। क्योंकि क्या होता जा रहा है? हर चीज डबल होती जा रही है। एक का डबल हुआ दो, दो का डबल हुआ चार, चार का डबल आठ, आठ का डबल 16, 16 का डबल 32, 64, 128, 256। तो ऐसे करके सब चीजें क्या होती गई? डबल डबल होती गई। तो ये हमारा क्या है? सीक्वेंस है। ये हमारी क्या कहलाएगी? सीक्वेंस। बट किसी भी चीज में ऐसा हुआ कि कहीं पर कोई सीक्वेंस फॉलो ही नहीं हो रहा, तो वो मेरा क्या नहीं माना जाएगा? सीक्वेंस नहीं माना जाएगा। जहां पर मैं अगला नंबर गैस ही नहीं कर पा रहा कि अगला नंबर है क्या, तो उसको मैं सीक्वेंस नहीं बोलूंगा। तो ये सीक्वेंस है, बट ये सीक्वेंस नहीं है। ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है। ठीक, तो ये सारे सीक्वेंस है, बट ये जो फर्स्ट, ये सेकंड नंबर वाला था ना, ये सीक्वेंस नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी एक सीक्वेंस फॉलो नहीं हो रही, कोई भी एक रूल फॉलो नहीं हो रहा, कोई भी एक मेथड फॉलो नहीं हो रहा। समझ आ रही है? तो समझ आ रहा है सीक्वेंस क्या है और सीक्वेंस क्या नहीं है। ठीक, चलो लिखना हेडिंग सीक्वेंस। सबसे पहले हेडिंग डाल दो चैप्टर की, सीक्वेंस एंड सीरीज, फिर लिखो हेडिंग सीक्वेंस। सीक्वेंस।
लिखना सीक्वेंस, उसमें लिखना सीक्वेंस, सीक्वेंस में लिखना an ordered collection, an ordered an ordered collection of numbers, an ordered collection of numbers are said to be a sequence, are said to be a sequence, are said to be a sequence if these are if these are according to some definite rule, if these are according to some definite rule, according to some definite rule or law, definite rule or law, comma, there is a definite value, there is a definite value, there is a definite value of a n, ऐसे लिखना है a n को, a उसके नीचे छोटा n, स्मॉल n, ठीक। तो इस तरीके से लिखना। अब ये a n क्या होता है, अभी एक मिनट के लिए लिखना छोड़ के समझ लेना। जैसे मान लो ये टर्म है, ये क्या सीक्वेंस है, इसमें अगर मैं 1 की बात करूं तो ये मेरा क्या हो गया, a1 हो गया, यानी कि फर्स्ट टर्म, ठीक। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये मेरा क्या है, a2 यानी कि सेकंड टर्म। तो a का मतलब हो गया टर्म, और नीचे जो 1 2 ऐसे लिखा है वो हो गया नंबरिंग, कि मतलब a का मतलब टर्म हो गया और नीचे नंबरिंग, कि a3 है तो थर्ड टर्म, a5 है तो फिफ्थ टर्म, a7 है तो सेवन टर्म, तो ऐसे करके। तो an का मतलब क्या हो गया, nth टर्म। nth टर्म का मतलब क्या हुआ, अगर मैं लिख रहा हूं a10 तो मतलब मुझे सीक्वेंस की 10th टर्म जाननी है। अब मैंने इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 चीजें, 8 वैल्यूज तो लिख दी। अगर मुझे a10 जानना है, मतलब मुझे 10th वैल्यू चाहिए, तो यानी कि 27 9th हो गई और 30 मेरा क्या हो गया, 8 10। तो ए एन यानी कि लास्ट टर्म बोली जाती है कि जहां पर हमारी सीक्वेंस खत्म हो रही है। ए एन यानी कि लास्ट टर्म, क्योंकि डेफिनेट टर्म लिखवाया मैंने, डेफिनेट टर्म का मतलब क्या हुआ, लास्ट टर्म की कहीं पर एक डिफाइन हो रहा हो कि इतने सीक्वेंस है, यानी कि ए एन मतलब क्या हो गया, जहां पर हमारी लास्ट टर्म जाएगी, जहां पर हमारी क्या हो रही होगी, लास्ट टर्म, ठीक। तो हाँ, इसमें लिखना डेफिनेट वैल्यू ऑफ ए एन that is called the term, or that is called the term, or called the term or element of the sequence, term or element of the sequence, comma, corresponding to any value, corresponding to any value, corresponding to any value of the natural number, of the natural number। तो क्या बोल रहा है, कहता है कि कुछ ना कुछ नेचुरल नंबर से बनी हुई टर्म्स और एक रूल या मेथड लग रहा है उसके ऊपर, तो वही हमारा क्या कहलाएगा, सीक्वेंस कहलाएगा। तो अंडरलाइन करना डेफिनेट रूल और लॉ को, डेफिनेट रूल और लॉ, डेफिनेट वैल्यू, डेफिनेट रूल और लॉ, डेफिनेट वैल्यू, इन दोनों को अंडरलाइन कर दो, ठीक, फुल स्टॉप। नेक्स्ट टाइम लिखना, फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल 2 4 6 8 10 12, 2 4 6 8 10 12, 2 4 6 8 10 12, ठीक। तो ये क्या हो गई, हमारी एक सीक्वेंस हो गई जहां पर हमारा एक फॉलो हो रहा है रूल या मेथड। जैसे ये 2 4 6 8 10 लिखवाया तो हमें दो दो का गैप है, तो वो चलेगा। अब दूसरी टर्म हमारी आती है इस टॉपिक के अंदर, सीरीज। दूसरी टर्म क्या होती है, सीरीज। चैप्टर का नाम क्या है, सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सीक्वेंस का मतलब हमने समझ लिया, सीरीज का मतलब अभी अगली 2 मिनट में समझ लेंगे। तो चैप्टर में ये दो चीजें तो हैं, लेकिन इसके अलावा एपी एंड जीपी भी है। तो मेजर जो एरिया कवर करेगा हमारा एग्जाम्स के अंदर, या मेजर क्या बोलूं मैं, 100% जो क्वेश्चन आएंगे वो एपी एंड जीपी से आएंगे। ये सीक्वेंस एंड सीरीज की डेफिनेशन तुमसे नहीं पूछने वाला, ठीक। लेकिन जब तक सीक्वेंस नहीं सीखेंगे या सीरीज नहीं सीखेंगे तो एपी जीपी समझ नहीं आएगा। तो इसलिए हमारे लिए सीक्वेंस सीरीज समझना जरूरी है। तो सीक्वेंस हमने समझ लिया क्या होती है सीक्वेंस। अब हम समझेंगे सीरीज क्या होता है।
सीरीज कुछ अलग नहीं है, सीरीज क्या है, जो सीक्वेंस है ना उन्हीं को अगर मैं प्लस कर लूं तो वो मेरा क्या बन जाएगा, सीरीज बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने सीरीज सीक्वेंस लिखी 2 से लेके 16, बीच में क्या साइन है, कोमा कोमा के साइन है। अगर मैं इसी को ऐसे लिख दूं 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 16 तक थी ना, तो ये क्या हो गया, सीरीज। जब अगर मैंने सबको सम करना शुरू कर दिया तो वो मेरी क्या कहला जाएगी, सीरीज कहलाएगी। वो मेरी क्या कहलाएगी, सीरीज। ठीक, तो जैसे अगर मान लो मैं इसमें 3 प्लस 5 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 21 ऐसे करके सब में प्लस का साइन लगा दूं तो ये मेरा क्या बन जाएगा, सीरीज। ये मेरा क्या बनेगा, सीरीज। बात समझ आ रही है सीरीज क्या होता है। तो डालना हेडिंग सीरीज, सीरीज it is a it is the it is the sum of elements, it is the sum of elements, it is the sum of the elements of the sequence, it is the sum of the elements of the sequence, full stop। अब जो सीरीज है ना हमारे पास, दो टाइप की सीरीज हो सकती है। कौन कौन से दो टाइप की, एक होती है फाइनाइट सीरीज, एक होती है इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज क्या समझते हो फाइनाइट इनफाइनाइट वर्ड से, कभी खत्म ना हो, बिल्कुल। और फाइनाइट लिमिट होगी। जैसे मान लो अगर मैंने यहाँ पर 30 पे खत्म कर दिया तो ये क्या है, फाइनाइट सीरीज। बट अगर मैं इसको कोमा करके ऐसे डैश 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 लगा देता तो यानी कि ये क्या हो जाती, इनफाइनाइट, क्योंकि ये मैंने नेवर एंडिंग बना दी कि आगे तक लेते जाना है इसको, जहां तक लेके जाना है। ठीक, तो एक हो गई फाइनाइट, एक हो गई इनफाइनाइट। तो लिखना फुल स्टॉप के बाद, इफ द सीरीज कंटेन्स, if the series contains a finite number of elements, if the series contains, if the series contains a finite number of elements, a finite number of elements, then it is called as, it is called as finite series, it is called as finite series, otherwise infinite series, otherwise infinite series। इसमें एग्जांपल लिख दो ये वाले, एक एग्जांपल लिख दो ये वाला, फुल स्टॉप लगा के नेक्स्ट टाइम लिख दो फॉर एग्जांपल, सीरीज का एग्जांपल एक ये लिख दो। एग्जांपल लिख दो ये वाला। चलो, तो ये था हमारा सीक्वेंस और सीरीज, सीक्वेंस की बात कर ली हमने, सीरीज की बात कर ली। बट हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है वो क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आज की पूरी क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करूंगा। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का हल्का सा ना मतलब बताऊंगा सिर्फ, उसके बारे में बट ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। सारी की सारी बात किसकी करेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो दो टॉपिक्स हैं हमारे पास, एक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एक है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और अभी मैं सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं, फाइनाइट की, इनफाइनाइट की बात नहीं हो रही। ठीक, तो मतलब क्या हुआ, एक हम बात करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और एक मैं बात करूंगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एक हमारा हुआ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एक हमारा हुआ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अगर मैं बात करूं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, तो क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एक ऐसी सीक्वेंस जिसमें डिफरेंस, डिफरेंस कैसा हो, सेम। एक ऐसा सीक्वेंस जिसका डिफरेंस सेम हो, जिसका डिफरेंस क्या हो, सेम। सर मतलब ये, जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6
7 8। इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? 1 का। इन दोनों में 1, इन दोनों में 1, सब में 1 1 का डिफरेंस है। तो यानी कि डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। एक और एग्जांपल, 1 3 5 7 9 11 13। कितने कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस, 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 सब में 2 2 का डिफरेंस है। तो यानी कि ये क्या है? हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये क्या है? हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर मैंने तुमसे पूछा 2 5 8 11 14 16 20, क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? नहीं है या है? नहीं है? हाँ ना बोलो कुछ तो। नहीं है? पक्का? श्योर है? देख लो। नहीं है? क्यों नहीं है? बिल्कुल सही बोला, नहीं है। यहाँ पर 3 का डिफरेंस, यहाँ 3 का डिफरेंस, यहाँ 3 का डिफरेंस, यहाँ 3 का डिफरेंस, बट यहाँ पर कितने का हो गया? 2 का डिफरेंस हो गया। और यहाँ पर कितने का डिफरेंस हो गया? 4 का। तो इसीलिए ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। ये हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगी। यानी कि हर हर जगह पे दो टर्म्स में डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम। हर जगह पे दो टर्म्स में डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो यानी कि इसमें 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 हर साथ साथ वाली टर्म्स में डिफरेंस कैसा रहना चाहिए? सेम। तो इसमें यहाँ पर गड़बड़ हो गई, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट नहीं है। बाकी किसी में भी डिफरेंस सेम होगा तो वो क्या होगा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या बोलता है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलता है कि अगर आपका रेशियो सेम है, रेशियो सेम होने का मतलब क्या हुआ? कि अगर मान लो 1 2 4 8 16 32 64 128, तो क्या इसमें डिफरेंस सेम है? यहां पर क्या हुआ? 1 और 2 में 1 का डिफरेंस है, 2 और 4 में 2 का डिफरेंस, 4 और 8 में 4 का डिफरेंस। तो यानी कि डिफरेंस तो सेम बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन रेशियो सेम है। रेशियो कैसे सेम है? इसका डबल हो रहा है, फिर डबल, फिर डबल, डबल 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 डबल, हर एक में क्या होता जा रहा है? डबल होता जा रहा है। तो रेशियो सेम है, तो वो क्या कहलाती है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। दोनों का मतलब समझ आ रहा है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या हुआ? कि वो चीज जिसमें डिफरेंस सेम है, एक ऐसी सीक्वेंस जिसमें डिफरेंस क्या है? सेम है। लेकिन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या हुआ? कि एक ऐसी सीक्वेंस जिसका रेशियो सेम है, जिसका क्या है? रेशियो सेम है। क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? चलो, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बस इतनी सी बात करूंगा मैं, सिर्फ इतना ही मतलब बताना था। हम ज्यादा बात करेंगे किसकी? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। तो लिखना हेडिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। लिखना a sequence, a sequence is called an arithmetic progression. A sequence is called an arithmetic progression when 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 a2 minus a1 equals a3 minus a2 equal a4 minus a3 so on. यानी कि when a2 minus a1, तो सेकंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो, फिर थर्ड में से सेकंड को माइनस कर दो, फोर्थ में से थर्ड को माइनस कर दो, हर एक को माइनस करके क्या आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी बात करूं, 3 minus 1 2, 5 minus 3 2, 7 minus 5 2, 9 minus 7 2, तो सब में क्या आ रहा है? 2 2 इक्वल आ रहा है। तो ये क्या कहलाएगी? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो when a2 minus a1 equal a3 minus a2 equal a4 minus a3, a2 a4 minus a3 एंड सो ऑन, मतलब आगे ऐसे डैश डाल दो या लिख दो सो ऑन, फुल स्टॉप। ठीक। अगर मैं बात करूं टर्म्स की, अब ध्यान देना इधर, मैंने तुमसे बोला कि मान लो अगर मैंने लिखा है 1 4 7 10 13 16 19 22 25, क्या ये एपी है? एपी है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। 19 19
19 हो गया। एपी है क्योंकि सब में 3 3 का गैप है। तो अब टर्म्स क्या बोली जाएगी, जो 1 है इसको हम बोलते हैं A1 यानी कि फर्स्ट टर्म, जो कि क्या है 1। फर्स्ट टर्म में A1 लिखने की जगह तुम सिर्फ A भी लिख दोगे ना चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट टर्म के लिए सिर्फ A वर्ड यूज कर लेंगे तो चलेगा, और हमें वर्ड A ही यूज करना है फर्स्ट टर्म। तो यानी कि फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट किया जाता है, A से। फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट किया जाएगा, A से। तो हमारा A कितना हो गया 1। A कितना हो गया 1, ठीक। तो A का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट टर्म। A का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट टर्म। फिर एक टर्म हमारी आती है D। D मतलब क्या होता है, D का मतलब है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, डी का मतलब क्या है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या हुआ, जो भी हर टर्म में डिफरेंस आ रहा है इसको कैसे भी लिख लो, A2 माइनस A1 या फिर A3 माइनस A2 या फिर A4 माइनस A3, क्योंकि सब में सेम ही आने वाला है, सबका डिफरेंस सेम होने वाला है। तो कितने का डिफरेंस है इसमें, 3 का। तो यानी कि मेरा कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 3। मेरा कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 3, ठीक। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या कहलाएगा, जिसके दो एलिमेंट्स के बीच में या दो वैल्यूज के बीच में डिफरेंस क्या हो, सेम। और वो दो वैल्यूज कौन सी होनी चाहिए, साथ में, ठीक। ऐसा ना हो कि एक पहली ले रहे हो एक छठी ले रहे हो, नहीं चलेगा। दूसरी का पहली के साथ, तीसरी का दूसरी के साथ, चौथी का तीसरी के साथ, ऐसे कंपेयर करना है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो मतलब वो मेरा क्या कहलाएगा, वो मेरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा, ठीक। उसमें टर्म्स क्या है, फर्स्ट टर्म को क्या बोला जाता है, ए, और कॉमन डिफरेंस को क्या बोला जाता है, डी, ठीक। कॉमन डिफरेंस को क्या बोला जाएगा, डी। जैसे जैसे टर्म्स बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमारा ये भी चलता जाएगा। बात समझ आ रही है, ठीक। चलो एक बार ये उतार लो टर्म्स वगैरह, फिर अपन आगे चलते हैं। Then, हो गया। फिर इसके बाद हम बात करें तो इसके बाद हमारा अगला टॉपिक इसी में क्या होगा, जैसे देखो कि कितनी वैल्यूज दे दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। तो यानी कि इसको मैं A1 या A बोल दूंगा, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये A4 A5 A6 A7 A8 9 तक हो गई ये टर्म्स। अगर मुझे क्वेश्चन बोले कि बताओ A25 कितना होगा, इसका मतलब क्या है, 25th टर्म पूछना चाह रहा है। 25th टर्म निकालने के लिए क्या करोगे, 25 बार लिखोगे इसको आगे, 25 बार लिखते जाओगे, नहीं। हम क्या लगाएंगे, एक फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एक फॉर्मूला। कैसे लगाएंगे फॉर्मूला, समझना। देखो 1 को हमने क्या बोला है, A। तो A कितना है 1, यानी कि फर्स्ट टर्म कितनी है 1। अब ये 4 कैसे आया, अगर मैंने A में D प्लस कर दिया तो मेरा क्या आ गया, सेकंड टर्म आ गई। अगर मैंने A में D को प्लस कर दिया तो मेरी क्या आ गई, सेकंड टर्म। क्योंकि देखो A प्लस D, A प्लस D का मतलब क्या हुआ, A तो 1 है और D कितना है 3, तो सेकंड टर्म कितनी हो गई 4। तो अगर मैंने A में D को प्लस कर दिया, 1 में 3 को प्लस किया तो मेरी सेकंड टर्म आ गई। ऐसे ही अगर मैं A में 2 बारी D प्लस कर दूंगा तो यानी कि 1 प्लस 3 मेरी थर्ड टर्म आ गई। तो अगर मुझे थर्ड टर्म निकालनी है तो इसका फॉर्मूला क्या बन रहा है, A प्लस 2D, क्योंकि A प्लस D को 2 बारी प्लस किया है तो यानी कि 2D हो गया। ऐसे ही थर्ड टर्म निकालनी, फोर्थ टर्म निकालनी है तो A प्लस D प्लस D प्लस D, 3 बार D प्लस कर लेंगे तो 1 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 कितना आ गया 10। ये है मेरी थर्ड फोर्थ टर्म 10।
तो यानी कि फोर्थ टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या बना, a+3d, a+3d। तो इसका मतलब हमें क्या समझ आ रहा है, इसका मतलब ये समझ आ रहा है कि जो भी टर्म निकालनी है ना, उसको a ले लो प्लस एक कम करके d निकाल लो, मतलब मल्टीप्लाई कर लो। क्या मतलब हुआ कि अगर मुझे थर्ड टर्म निकालनी थी, तीसरी टर्म चाहिए थी, तो मैंने a में 2d प्लस कर दिया, यानी कि एक कम करके उसको 2 से मल्टीप्लाई, d से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मुझे फोर्थ टर्म चाहिए थी, तो फोर्थ टर्म में a तो एज इट इज रहा, प्लस 3d कर दिया, तो फोर्थ चाहिए थी तो मैंने एक कम करके 3 कर लिया और उसको d से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपको 25वीं टर्म चाहिए, A25 चाहिए, तो A25 के लिए मैं क्या करूंगा, A+24D, A+24D। तो इसका मतलब क्या हुआ, A कितना है 1 प्लस 24 × 3 कितना हो गया, 24 × 3 कितना हुआ 72 प्लस 1 73। तो यानी कि अगर मैं इसी को आगे ले जाऊं 25वीं टर्म तक, तो मेरा कितना आएगा 73 आएगा। ठीक, 73 आएगा। करके देखना चाहो तो करके देख सकते हो, मैनुअली लेके जाना चाहो 25वीं टर्म तक तो ले जाओ। लेके जाना है, नहीं ऐसे मान गए, भरोसा है मुझ पे। तो इसको अगर तुम लेके जाओगे 25th टर्म तक, तो तुम्हारी 25th टर्म कितनी आएगी 73 आएगी। 25th टर्म कितनी आएगी 70। तो ये फॉर्मूला बना किसका, A25 का। यानी कि क्या समझ आ रहा है कि अगर मुझे कोई भी वैल्यू निकालनी है, मतलब कोई भी टर्म निकालनी है, तो मुझे उसके लिए क्या करना है, A+n-1 × d कर देना। मतलब अगर मुझे n निकालना है तो मैं d से मल्टीप्लाई एक कम कर दूंगा। जैसे मुझे 25 निकालना था तो मैंने d से मल्टीप्लाई एक कम कर दिया, 24 को कर दिया। अगर मुझे 50 निकालना होगा तो मैं 49 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो इससे हम किसी भी सीक्वेंस की कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं, किसी भी सीक्वेंस की कोई भी वैल्यू को कैलकुलेट करा जा सकता है, चाहे वो सीक्वेंस कोई भी हो। ठीक, बस हमें क्या समझ आना चाहिए, ए क्या है डी क्या है, ए और डी को हम सही से कैलकुलेट कर लेंगे तो उससे हम कोई भी वैल्यू को इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। बात समझ आ रही क्या, कोई डाउट यहाँ पे, पक्का उतार लो, ये एग्जांपल उतारना दो पूरा इसको जितना कैसे। 50 हो गया। अगर मैं तुमसे बोलूं इसकी 50th टर्म बताओ, 50 कितनी होगी, करके आंसर बताओ। 148 बिल्कुल। 49 × 3 147 प्लस 1 कर दिया, यानी कि कितना हो गया 148। कभी कभी पेपर में ना इसको ए की जगह टीएन भी लिखा मिल सकता है, तो कंफ्यूज मत होना कि सर ने कुछ पढ़ाया नहीं हमें। टीएन लिखा हो या एएन लिखा हो, बात एक ही है, वो टीएन लिख के दे या एएन लिख के दे, कोई फर्क नहीं है, दोनों में सेम चीज है। ठीक, तो लिखना एक एग्जांपल।
एग्जाम्पल लिखना है 10, एग्जाम्पल में लिखना 10 कोमा 10 कोमा 6 कोमा 2 10 कोमा 6 कोमा 2 कोमा -2 कोमा -6 कोमा -10 -10 और इसको फिर कोमा करके डैश डैश डालता हूँ। फाइंड द फाइंड द 20th टर्म, फाइंड द 20th टर्म, बताना। फाइंड द 20th टर्म। कितना 78 प्लस का माइनस का नेगेटिव का 78। चेक करते हैं एक बारी, सबका चेक कर लेते हैं, सबका आंसर। -66 चेंज हो गया आंसर। ये आ रहा है, ये आ रहा है सबका। सुमित आया, तुम्हारा आ गया। फिर मैच कर लेते चलो देखना। हाँ, तो क्या था क्वेश्चन में, क्या वैल्यूज थी हमारी? 10, पहला क्या था 10, फिर क्या था 6, फिर क्या था 2, -2, -6, -10 एंड सो ऑन। ये था। तो डी का मतलब क्या होता है सुमित? डी का मतलब है कि हम सेकंड टर्म को फर्स्ट में से माइनस कर दें, यानी कि 6 को 10 में से माइनस कर दे तो कितना आ रहा है -4, या फिर थर्ड टर्म को सेकंड में से माइनस कर दे 2 -6, सॉरी सेकंड को थर्ड में से माइनस कर दे 2 -6 यानी कि -4, फोर्थ माइनस थर्ड -2 -2 कितना आ रहा है -4। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? डी -4। ए हमारा क्या होता है? फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कितनी है 10, फर्स्ट टर्म कितनी है 10। तो हमें क्या चाहिए था? कौन सी टर्म बोली थी? 20। तो A20 चाहिए, तो A20 का मतलब क्या हुआ? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि A प्लस 20 माइनस 1 19 डी। तो A की वैल्यू कितनी है? 10 प्लस 19 इंटू माइनस का 4, तो ये कितना होता है? 76 प्लस माइनस का 10 माइनस का 66 हमारा क्या हो गया फिर? ठीक।
माइनस का 66 क्या हो गया आंसर। एक बार मैंने पीडीएफ भेजी है, खोलना, स्टडी मैट की पीडीएफ है, वो खोल लो। आई नहीं क्या अभी? हाँ, अब आई। इसमें निकालना पेज नंबर 6.4, पेज नंबर 4 6.4, इस पे एग्जाम्पल 1 है, फटाफट से सोल्व कर दो। कहता है 7 टर्म निकालनी है, यानी कि T7 निकालना है, T7। हो गया? कर दो इलस्ट्रेशन नंबर 1। हो गया फर्स्ट वाला, सेकंड वाला शुरू कर दो। फर्स्ट का -10 आ गया, तुम्हारा आया दिव्या? क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करो।
हाँ डन हो गया ये वाला, सेकंड नहीं हुआ। चलो सेकंड अच्छा क्वेश्चन था, सेकंड को देखते हैं, सेकंड एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2। क्या कहता है एग्जांपल 2? कहता है 3/√7, 4/√7, 5/√7, ऐसे करके 17/√7 तक है। अब इस क्वेश्चन में ना ट्विस्ट क्या था, इस क्वेश्चन में ट्विस्ट ये था कि उसने an तो खुद दे दिया, वो हमसे पूछना चाह रहा है कि कौन सी टर्म है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। तो मतलब हमसे n पूछना चाह रहा है वो, उसने हमें लास्ट टर्म कितनी है वो तो खुद निकाल के दे दिया, सिर्फ ये नहीं बताया कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स है। तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स खुद कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे देखना, a की वैल्यू कितनी आ रही है 3/√7, फर्स्ट टर्म तो यही है। d कितना है, सेकंड माइनस फर्स्ट, तो 4/√7 माइनस 3/√7, √7 क्या हो गया एलसीएम, तो यानी कि 4 माइनस 3 क्या हो गया 1। तो मेरा डी कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 1/√7। ए हो गया, डी हो गया। अब अगर मैं बात करूं ए एन की, तो ए एन का फॉर्मूला क्या था, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन है कितना 17/√7, ए एन इतना ही है। ए कितना है, ए है 3/√7 प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितना है 1/√7, डी की वैल्यू कितनी है 1/√7। तो ये सारी क्या हो गई हमारी टर्म्स। सोल्व कर लेते हैं, ये इधर प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। तो 17/√7 माइनस 3/√7 इक्वल्स टू n माइनस वन इंटू 1/√7, n माइनस वन इंटू 1/√7। तो अब अगर मैं बात करूं एलसीएम, इधर तो √7 ही एलसीएम हो गया, ऊपर क्या होगा 17 माइनस 3 14 इक्वल्स टू n माइनस वन 1/√7। तो अब ये देखो इधर ये मल्टीप्लाई में n माइनस वन के मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये 1/7 इधर आके रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है ना, रेसिप्रोकल हो जाएगा तो मतलब क्या 14/√7 इंटू ये √7 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। ठीक, तो यानी कि इससे ये कट गया, इधर क्या बचा हमारे पास सिर्फ n माइनस वन बचा, इधर क्या बचा 14 और इधर क्या बचा n माइनस वन, ये माइनस वन इधर आके प्लस वन बन जाएगा। तो 14 प्लस वन इक्वल्स टू n, तो यानी कि n की वैल्यू कितनी आ गई 15, n की वैल्यू कितनी आ गई 15। ठीक, n की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 15। ठीक है, तो इस तरीके से निकालना था। पहले ये उतार लो, फिर मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। पेपर में हमें ज्यादा ज्यादा शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करनी है, क्योंकि इतना लंबा तरीका पेपर में करने बैठे ना तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, हमें इतना टाइम वेस्ट नहीं करना। हमें क्या करना है, जल्दी से जल्दी आंसर सोल्व करना है। हो गया, चलो एक देखना एग्जाम्पल नंबर 3, इस टाइप के भी कुछ क्वेश्चन आते हैं। अच्छा पहले मैं इसकी ट्रिक बता रहा था, सॉरी, देखना इधर क्या बोल रहा है वो, डिवाइड में तो सब में √7 है ना, तो डिवाइड को तो इग्नोर कर दो।
डिवाइड को क्या करो, इग्नोर, क्योंकि सब में रूट 7 है यानी कि सब में सेम है, ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम बात करते हैं ऊपर की, 3 4 5 से लेके कहां तक जा रहा है, 17 तक, तो यानी कि लास्ट वैल्यू कितनी है, 17। 17 में से लेकिन दो नहीं है, एक और दो नहीं है, तो 17 में से अगर मैं दो हटा दूं तो कितना बचा, 15। तुम्हारा आंसर कितना हो गया, 15। ठीक, तो हमें इस तरीके की शॉर्ट ट्रिक लगा के, ज्यादा शॉर्ट ट्रिक्स लगा के आंसर को सोल्व करना है, क्योंकि पेपर में एमसीक्यू है। हमें उन्हें कोई मतलब नहीं है कि तुमने क्या कैसे सोल्व किया, क्या किया, उनको सिर्फ तुम्हारे आंसर से मतलब है। ठीक, तो हमें आंसर्स के लिए बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक यूज करनी पड़ेगी। तो इसमें सेम ऐसा ही है, सब में रूट सेवन है। ठीक, तो ऊपर क्या है, 3 4 5 6 ऐसे 17 तक गया, तो यानी कि टोटल कितनी आइटम होनी चाहिए थी, 17 होनी चाहिए थी, लेकिन उसमें से 1 और 2 नहीं है, तो 17 में से 2 नहीं है, तो कितनी बची, 15, तो यानी कि कितने नंबर हो गए, 15 नंबर। तो हमारा आंसर कितना आ गया, याद रहेगा। ठीक, देन नेक्स्ट देखना, एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 क्या कहता है, इफ फिफ्थ एंड ट्वेल्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 14 एंड 35 रिस्पेक्टिवली। कहता है कि फिफ्थ टर्म और 14 ट्वेल्थ टर्म दोनों की दोनों कितनी है, 14 और 35। तो यानी कि फिफ्थ टर्म को मैं A5 बोल सकता हूँ ना, फिफ्थ टर्म को भी A5 लिख सकते हैं। तो फिफ्थ टर्म कितनी है, 14, फिफ्थ टर्म है 14 और ट्वेल्थ टर्म है 35। तो यानी कि A5 की वैल्यू कितनी है, 14, और A12 की वैल्यू कितनी है, 35। ये दिया हुआ है। क्या बोल रहे हैं, A5 का मतलब क्या हुआ, A प्लस 4D इक्वल टू कितना, 14, और A प्लस 11D कितना, 35। दो इक्वेशन बन गए हमारे पास, दोनों इक्वेशन को सोल्व करना याद है, एलिमिनेशन मेथड लगा देते थे। एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या हुआ, साइन चेंज कर दो एक इक्वेशन, अगर दो वैल्यू सेम है तो साइन चेंज कर दो, अगर वैल्यू सेम नहीं होती तो हम पहले वैल्यू सेम करते हैं, कहीं ना कहीं आएगा तो मैं वो वाला बता दूंगा। तो ए से ए कट गया, 4 में से माइनस किया 11 को तो -7D, 14 में से माइनस किया 35 को तो माइनस कितना हो गया, तो इससे ये कट गया, तो डी की वैल्यू कितनी आई, 21/7। 21/7 का मतलब क्या हुआ, 3। 21/7 का मतलब क्या हुआ, 3। ठीक, 21/7 का मतलब क्या हुआ, 3। तो ये क्या आया, हमारा डी आ गया। अब इस डी को इसमें चाहे इसमें, दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, ताकि हमारा ए भी आ जाए। तो ए कैसे आएगा, देखो, ए प्लस 4D इक्वल्स टू कितना था, 14। तो यानी कि a प्लस 4 × D इक्वल्स टू कितना हो गया, 14। तो a प्लस 12 इक्वल्स टू 14, तो a की वैल्यू कितनी आई, 2। a की वैल्यू कितनी आ गई, 2। a की वैल्यू कितनी आई है, 2। ठीक, a की वैल्यू 2 आ गई, तो मेरा एपी क्या बना, पहली टर्म 2 है और डिफरेंस कितने का है, 3 3 का, तो यानी कि 2 से शुरू करो, 3 3 का डिफरेंस लेते जाओ, चलता है, समझ आ रही है। तो यही उसने हमसे मांगा था, कह रहा था कि इफ दिस फाइंड द एपी, तो एपी निकालना है यानी कि सीक्वेंस निकालनी है कि क्या सीक्वेंस है, बता लो।
हो गया। चलो लास्ट एग्जांपल एक आज का देख लेते हैं, एग्जांपल नंबर 4 देखना। अच्छा उतार मिटा देता हूं सेकंड। हाँ, एग्जांपल नंबर 4 देखना क्या कहता है। डिवाइड 69 into 3 parts which are in AP and are such that the product of the first two parts is 483। मतलब क्या कह रहा है, कहता है कि 69 को तीन पार्ट्स में बांटो, मतलब तीन नंबर को मिला के 69 बनना चाहिए, और तीनों किस में होनी चाहिए, एपी में। तीनों किस में होनी चाहिए, एपी में। तो उन तीनों नंबर का मिला के होना चाहिए, और तीनों किस में होनी चाहिए, एपी में। पहले जो दो नंबर है ना, दोनों का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 483। पहले जो दो नंबर्स है दोनों का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 483। तो वैसे ये वाले क्वेश्चंस ना जब पेपर में करने बैठोगे तो तुम्हारे पास क्या होंगे, ऑप्शंस रहेंगे, एमसीक्यू में ऑप्शन रहेगा, तो उससे क्या रहेगा, सबसे बेटर रहेगा। उसमें क्या लग सकती है, ट्रिक लग सकती है। उसमें क्या लग पाएगी, ट्रिक। बट मैं अभी दोनों बताऊंगा। देखो उसने क्या बोला, इस क्वेश्चन के ना मैं ऑप्शन अपनी मर्जी से डाल देता हूँ। ऑप्शन ऐसे लिख लो, 19, 22 और 25, और नहीं 23। एक बार टोटल करना है इसका, 19 प्लस 23 प्लस 27। एक बार करना कितना आ रहा है, 19 प्लस 23 प्लस 27, मतलब हाँ तीनों को प्लस करना, 69 आ रहा है। सेकंड ऑप्शन ले लो, 21, 23, 25, ये हो गया। एक ऑप्शन ले लो, 17, 23, 29, और एक डी ले लो, नन। डी मैंने ले लिया, नन। ठीक, ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन एज इट इज लिखा रहेगा कि तीन नंबर लेने हैं, तीनों एपी में होने चाहिए, और सबको मिला के कितना होना चाहिए, 69, और दोनों का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 483। तो अगर मैं पहले नॉर्मली सोल्व करके देखूं, तो नॉर्मली बिना ऑप्शन के जाऊं, तो क्या तरीका है सोल्व करने का, अपनी मर्जी से ना तीन नंबर एज्यूम कर लेना। लेट द थ्री नंबर्स आर, तीन नंबर क्या क्या होंगे, एक हो गया ए माइनस डी, एक हो गया ए, और एक हो गया ए प्लस डी। ठीक, ये तीन नंबर ले लिए मैंने, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। सर क्या ये एपी में होंगे, बिल्कुल होंगे। अगर मान लो कोई ए की वैल्यू 10 है, अगर किसी ए की वैल्यू 10 है, जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं, और डी की वैल्यू कितनी है 2, तो ए माइनस डी यानी कि कितना हुआ, 8, ए प्लस डी यानी कि कितना हुआ, 12। समझ आ रहा है मैंने क्या किया, अगर a की वैल्यू 10 है और d की वैल्यू 2 है, तो 10 माइनस 2 8, 10 और 10 प्लस 2 12। क्या तीनों नंबर एपी में है, बिल्कुल। तो मैंने अपनी मर्जी से तीन नंबर लेट कर लिए जो तीन किस में है, एपी में है। तो वो तीन नंबर क्या क्या है, a माइनस डी, ए और a प्लस डी। उसने हमसे क्या बोला है कि तीनों को प्लस करके कितना आना चाहिए, 69। तो तीनों को प्लस कर लो, a माइनस डी प्लस ए प्लस डी। तो माइनस डी से प्लस डी क्या हो गया, कैंसिल, और ये किसके इक्वल आना चाहिए, 69 के। तो यानी कि ए प्लस तीन ए हो गए इक्वल्स टू 69। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 23। ए की वैल्यू कितनी आई, 23। समझ आएगा क्या किया मैंने। तो मैंने क्या किया, तीनों नंबर को अपनी मर्जी से एज्यूम कर लिया, तीनों को प्लस करके इक्वल टू 69 आना चाहिए, क्योंकि उसने बोला था कि 69 को तीन पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो मतलब तीन पार्ट्स में जो भी बांटेंगे उनका प्लस करके तो 69 ही आएगा फिर। तो 69 हो गया ये, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 23। अब उसने दूसरी सिचुएशन क्या बोली है, कहता है कि पहले दो नंबर को मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आना चाहिए, 483। तो यानी कि a माइनस डी इंटू ए किसके इक्वल आना चाहिए, 483 के। तो a की वैल्यू कितनी है, 23 माइनस डी इंटू 23 इक्वल्स टू 483। ये 23 इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो 23 माइनस डी इक्वल्स टू 483 डिवाइड बाय 23 कितना आया, 21। तो ये 23 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस डी इक्वल्स टू 21 माइनस 23 यानी कि -2। तो माइनस से माइनस कट के डी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। डी की वैल्यू कितनी आई, 2।
तो यानी कि a की वैल्यू कितनी है 23 और d की वैल्यू कितनी है 2, तो a माइनस डी 23 माइनस 23 माइनस 2 21, 2 और 21 प्लस 23 प्लस 2 कितना 25, सॉरी a माइनस डी यानी कि 23 माइनस 2 21, a की वैल्यू कितनी आई है 23 और 23 प्लस 2 कितना हो गया 25, यानी कि मेरा ऑप्शन कौन सा सही है, बी सही है। मेरा ऑप्शन कौन सा सही है, तो ये तो था लंबा तरीका। अब हम चलेंगे शॉर्ट ट्रिक पे, निकालना कैलकुलेटर। क्वेश्चन ने क्या बोला था कि हमारे 69 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो तीनों का पहले तो ऑप्शंस का टोटल करके देख लो, तीनों का 69 आ रहा है क्या, ठीक, तो तीनों को प्लस करेंगे, यानी कि पहले इन तीनों को प्लस करके देखो 69 आ रहा है क्या, इनको करो 69 आ रहा है क्या, इनको करो 69 आ रहा है क्या, तो आई थिंक तीनों में ही 69 आएगा, तीनों में 69 आ गया। दूसरी कंडीशन क्या थी उसकी कि पहले दो को मल्टीप्लाई करके 483 आना चाहिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे क्या 480 आएगा क्या, नहीं आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखोगे तो 483 आ जाएगा, तो यानी कि मेरा ऑप्शन कौन सा होगा, बी सही होगा। मेरा ऑप्शन क्या, बी सही होगा। क्या बोला उसने, क्वेश्चन ने क्या लिखा था, क्वेश्चन ने लिखा था कि पहले तीनों वर्ड्स का मतलब 69 को 3 वर्ड्स में बांटना है, तो यानी कि इन तीनों वर्ड्स का टोटल कितना आना चाहिए 69, तीनों नंबर का टोटल कितना आना चाहिए 69, तो इन तीनों का टोटल 69 आ रहा है, इनका भी आ रहा है और इनका भी आ रहा है, तो यानी कि ये कंडीशन तो तीनों ही सेटिस्फाई कर रहे हैं। दूसरी कंडीशन क्या थी कि पहले दो डिजिट्स को मल्टीप्लाई करने पे ना 483 आना चाहिए, तो करके देख लो क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 483 आ रहा है, 19 into 23 नहीं आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 483 आएगा, तो यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही। तो इस तरीके से हमें क्या लगानी है ट्रिक्स, इस तरीके से हमें क्या लगानी है ट्रिक्स, बात समझ आ रही है, क्लियर है। चलो लिखना होमवर्क के क्वेश्चंस, होमवर्क के क्वेश्चंस लिखना, पेज नंबर 6.7 पे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 11, 11, 12, 13, 11, 12, 13, 16, बस ये कर, अभी ये वाला कर देना होमवर्क।